हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीड एकेडमी। आज आपके पास एनडीए और हमने अग्निवीर की सीरीज चलाई थी, उसके बाद आपके पास टेरिटोरियल आर्मी का एक एग्जाम आने वाला है बहुत ही जल्द। तो उससे रिलेटेड आपके पास जो जीएस आती है, यानी कि जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको इससे हेल्प और आइडिया पता चले कि किस तरह के पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप अपनी रिवीजन को उसी के हिसाब से ऑर्डर में कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज सबसे पहले थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में जानेंगे कि क्या आपको बेसिक्स हेल्प कर सकते हैं किसी भी नए टाइप के क्वेश्चन आने में, और फिर हम उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कि आपके पास जो क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और जो आ सकते हैं उनमें कैसे आप उसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, अगर आप एक एनालाइज देखोगे इसका पेपर्स का, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से आपके पास काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके पास कुल कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है? आपको नॉर्मल वाली तो पता है कितनी, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके अलावा जो आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो और दो कौन से होते हैं? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। ये कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और अगर आप इसे टेम्परेचर के हिसाब से अलाइन करो, ऑर्डर करो, तो टेम्परेचर के हिसाब से सबसे लोअर टेम्परेचर है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और ऐसे ही सॉलिड, लिक्विड, गैस, और सबसे हायर टेम्परेचर पे कौन है? प्लाज्मा। ठीक है, ये आपके पास कुछ ऑर्डर है टेम्परेचर के हिसाब से भी, और टोटल स्टेट मैटर की जो एग्जिस्ट करती हैं, कितनी एग्जिस्ट करती है? 5, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और कुछ प्रॉपर्टीज पूछते हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक ये फिनोमेना होता है जिसकी वजह से आप ये कहो कि जो लिक्विड है वो एक दूसरे की लेयर को अपोज करेंगे। आपको, आपके मोशन को कोई अपोज करता है तो आप उसे फ्रिक्शन फोर्स बोलते हो कि आपके मोशन को, रिलेटिव मोशन को जो अपोज करे वो फ्रिक्शन। अगर ऐसे ही किसी लिक्विड के मोशन को कोई अपोज करे, उस फोर्स को आप क्या कहते हो? विस्कस फोर्स। और इस फिनोमेना को आप क्या बोलोगे? विस्कोसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट वो प्रॉपर्टी लिक्विड की जिसकी वजह से वो रिलेटिव मोशन को अपोज करे, किसके बीच में? डिफरेंट लेयर्स के बीच में। इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेना को आप क्या बोलोगे? विस्कोसिटी। ठीक है, ऐसे ही एक और आपके पास प्रॉपर्टी है, वो क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करती है? जो सरफेस है उस पे टेंशन, जैसे इसका नाम बोल रहे हैं, यानी कि जो खिंचावट महसूस करो आप सरफेस पे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। अब इसकी क्या क्या आपके पास एप्लीकेशन है, ये क्यों पूछेंगे? देखो, आपसे पूछ लेते हैं कि अगर कोई ड्रॉपलेट है वाटर की, तो वो स्फेरिकल क्यों होती है? रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल क्यों होती है? तो ये सारे फिनोमेना जो आपको नजर आते हैं आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में, उसके पीछे जो फिनोमेना छुपा हुआ है वो है सरफेस टेंशन। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो वाटर है वो अपना मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करना चाहती है, मिनिमम वॉल्यूम का आपके पास, जो किस में पॉसिबल होता है? स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, कोई भी जो फ्री सरफेस ऊपर आपके पास लिक्विड का है वो कैसा बिहेव करे? स्ट्रेच मेम्ब्रेन के तरह। बलून होता है ना, बलून को अगर, जो आप डिफ्लेटेड बलून है उसका रबड़ ऐसे खींचो, तो ऐसे ही वाटर का भी सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप वाटर पे निडल को भी स्टे करवा सकते हो, किस प्रॉपर्टी की वजह से? सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, तो आपके पास स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह जब लिक्विड एक्ट करता है, किस प्रॉपर्टी की वजह से एक्ट करेगा? सरफेस टेंशन की वजह से। या फिर आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट होके मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करना चाहे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी आप क्या बोलते हो? सरफेस टेंशन। ठीक है, स्फेरिकल रेन ड्रॉप वो भी किस वजह से आप लेके आते हो, किस वजह से देखी जाती है? वो भी देखी जाती है सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि स्फेयर एक ऐसी आपके पास शेप है
जो कि अगर वॉल्यूम आप देखो बाकी सारी शेप से सबसे कम वॉल्यूम मिनिमम जो आएगा वो किसका आएगा, स्फेयर का। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी है हमने जो पढ़ी है, डिस्कस करी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी भी डिफेंस कोई भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर सीडीएस, एनडीए या टीए या सीएपीएफ, आपको इसका कॉन्सेप्ट का अच्छे से पता होना चाहिए। देखो इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं abnormal बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, abnormal बिहेवियर ऑफ वाटर। कैसे, आप लोगों को पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका घनत्व ज्यादा है, यानी कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, एक सॉलिड की या लिक्विड की, तो आप मुझे बोलोगे ये भी कोई पूछने की बात है, सॉलिड जो होता है वो ज्यादा डेंसर होता है ना लिक्विड से। पर ऐसा वाटर के केस में नहीं होता। वाटर के केस में क्या होता है कि जो अगर आप वाटर लिक्विड स्टेट में लो, लिक्विड स्टेट की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट वाटर की, यानी कि आइस की। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अबनॉर्मल, मतलब ये तो थोड़ा अबनॉर्मल अटपटा सा है बिहेवियर। देखो होता क्या है, इसलिए आपके पास 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपसे कोई पूछे 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की कौन सी स्टेट है, लिक्विड, गैसियस या वेपर, तो कौन सी है, लिक्विड है, बिल्कुल लिक्विड है ना, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग स्टार्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आप सॉलिड पे जाओगे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना स्टार्ट होगा, तो तब वेपर में जाओगे, है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे तो पक्का लिक्विड है। अब मैं 4 डिग्री सेल्सियस से क्यों बोल रही हूँ, ध्यान देना मेरी बात को। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। ठीक है, अब इससे चाहे आप 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे चले जाओ, 5, 6, 10 ऐसे, या नीचे चले जाओ, यानी कि आपके पास 3, 2, 1, इन दोनों ही केसेस में आपकी डेंसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, आप लोगों ने आइस में भी देखा होगा, रेफ्रिजरेटर में जब आपके पास वो स्नो फ्लेक से वो स्नोई स्नोई सा बन जाता है, स्नो सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू जब वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, उसको आप ऐसे हाथ से क्रश भी कर सकते हो, पर आप आइस को अगर वो पानी में, अभी पानी आपने जमाया है, एकदम से अगर आप देखोगे तो उसे आप सॉफ्ट नहीं कह सकते, है ना। तो देखो ध्यान रखना है, काफी बार क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास ये देखो, ये रहा डेंसिटी, ये रही, और ये रहा आपके पास टेम्परेचर, मैक्सिमम कहाँ होने वाली है डेंसिटी, 4 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। तो मैक्सिमम होने वाली है 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी, इससे पहले 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे भी, और उससे आगे 4 डिग्री सेल्सियस के प्लस 4 डिग्री सेल्सियस में -4 डिग्री, यानी कि 4 डिग्री से कम में, दोनों में डेंसिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज। ठीक है, ये बात समझ में आई, यानी कि मैक्सिमम 4 पे, उससे आगे भी डिक्रीज और उससे पीछे भी डिक्रीज। अब देखो इसी से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का कैसे आता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो, ये डेंसिटी और ये वॉल्यूम दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर डेंसिटी जहां बढ़ेगी उसमें अगर मैं मास को कांस्टेंट मान लूं, ये फिक्स मान लो, ये फिक्स है, ऐसे पत्थर की तरह ये फिक्स है, तो अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो मैं डेंसिटी क्या कहूंगी, डिक्रीज हो रही है। तो उल्टा रिलेशन चलेगा, किसका, डेंसिटी और वॉल्यूम का। ठीक है, तो अगर अभी आप जो ग्राफ पढ़ के आए हो, अब देखो वॉल्यूम के लिए बनाते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं वॉल्यूम, यहाँ पे हम ले लेते हैं टेम्परेचर। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम मिनिमम। तो वॉल्यूम अब मिनिमम कहाँ पे होगी, वॉल्यूम मिनिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ध्यान से करते हैं, सपोज आपको किसी ने कहा, आपने आइस ली 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करा, तो आप लोगों को बताना है कि इसकी डेंसिटी और वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखो करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ से वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम पहले डिक्रीज और 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम, और फिर उसके बाद इंक्रीज, ऐसा।
और अगर इसी बात को मैं डेंसिटी के टर्म्स में बोलूं तो आप क्या कहोगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस से पहले डेंसिटी इंक्रीज कहाँ तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद दोबारा डिक्रीज, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। तो ये दोनों ग्राफ के बेसिस पे आपके पास काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने ये ग्राफिकली समझा है, पर आपको जब भी अब आए तो आपने सिर्फ पॉइंटर्स में ध्यान रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम, उससे नीचे जाओगे या उससे आगे जाओगे दोनों में डिक्रीमेंट आएगा। और अगर आपको डेंसिटी का सब कुछ पता है तो वॉल्यूम का आपको उल्टा कर लेना है, बस वॉल्यूम पे जहां मैक्सिमम लिख रहे हो उसे मिनिमम लिख देना है, बस इतना करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कुछ वैल्यूज हैं जो आपके पास पूछ लेते हैं कि कैसे आपके पास पता होने चाहिए। एक फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी की यूनिट है। अगर मैं इसे जूल में लिखूं तो कितनी वैल्यू आनी चाहिए, तो कितनी वैल्यू आती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 EV। इसका मतलब होता है कि अगर मैं 1 वोल्ट की बैटरी लगा दूं ना, 1 वोल्ट की बैटरी इलेक्ट्रॉन को कितनी फोर्स यानी कि कितनी एनर्जी से आगे पुश करेगी, तो कितनी एनर्जी से करेगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अगला है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर पावर की यूनिट होती है और वो किसके इक्वल होती है 746 वॉट। पावर की यूनिट क्या होती है वॉट में, और हॉर्स पावर किसकी वैल्यू होती है 746 वॉट की। ऐसे ही 1 किलोवाट आवर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये भी। इसे बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि जिसमें आपके बिजली के बिल निकलते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, वो होती है 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट जो जलती है बिजली के बिल में, जब आप कहते हो ना 1 यूनिट, तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो 1 किलोवाट आवर। और वो किसके इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, और ये भी किस में है जूल में। ये एनर्जी की यूनिट है, ये भी एनर्जी की यूनिट है। ये आपके पास जो थी ये पावर थी, ये पावर की यूनिट थी। अगला देखते हैं, अभी हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट करके आए हैं। तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी कितनी होती है 1। अगर आप किस में ले रहे हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप किलोग्राम में ले रहे हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो कितनी होती है, तो होती है 1000। ठीक है, ये वैल्यूज कुछ हमें पता होनी चाहिए। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ये पेन मैंने छोड़ दिया, किस एक्सेलरेशन से कितनी ज्यादा इसकी स्पीड फास्ट अप हो जाएगी जब ये नीचे गिरेगी, तो वो इतनी वैल्यू से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण यानी कि अर्थ आपको कितनी तेजी से नीचे खींचेगी, वो त्वरण या एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, बेसिक, ये भी पूछ लेते हैं काफी बार। नेक्स्ट करते हैं, देखो अब हम सीखेंगे कुछ केमिस्ट्री का पार्ट लेते हैं, थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं मेटल्स की। ये जरूरी होती है कभी कभार आपको बताने के लिए मोस्ट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछ ले तो। देखो इसका निमोनिक याद करते हैं, निमोनिक से याद करेंगे, फिर आप इसे सोचना याद करने की, नहीं तो ऐसे नहीं रटा मारते हम। ठीक है, देखो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold, platinum. ठीक है, तो देखो P से पोटेशियम, जिसका सिंबल क्या लिखेंगे K। स्टॉप S से सोडियम, जिसको कैसे लिखेंगे Na। कॉलिंग Ca कैल्शियम, Me मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, केयरलेस कार्बन, जेब्रा जिंक, इंस्टेड आयरन, ट्राई टिन, लर्निंग लेड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर कॉपर, सिल्वर का एस से सिल्वर, सेव्स का गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो कुछ आपके पास बस इतना, अगर आपने ऊपर से भी ध्यान रखा, आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, आपको देखना है कि सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है
पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, ये सीरीज चलती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर देखोगे, एक पता है इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल और हाइड्रोजन से नीचे वाले। हाइड्रोजन से ऊपर वाले कहाँ तक आएंगे, पोटेशियम से लेके लेड तक, और हाइड्रोजन से नीचे जो आएंगे वो ये आएंगे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये। ठीक है, अब देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे भी काफी जनरल क्वेश्चन आपको पूछने को मिलते हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के आप एग्जाम दोगे जनरल साइंस में, तो ये एक्सेप्शन वगैरह आपसे पूछ लेते हैं मेटल्स के बारे में। फर्स्ट देखते हैं, देखो लस्टर, आपको पता है जो भी मेटल होते हैं वो चमकीले होते हैं, चमक होती है उसमें। तो शाइनी, शाइनी जो प्रॉपर्टी, जो मेटल चमकता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लस्टर। तो सारे मेटल्स में लस्टर होता है, और सारे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस, यानी कि डल। जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, डल। एक्सेप्शन कौन सा है कि कौन से वाले चमकते हैं, वो है आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट तो ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि लस्टर शो करते हैं, यानी कि शाइनी, उसका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है। इनको छोड़ के बाकी सारे डल होते हैं। ठीक है, अगला करते हैं, हार्डनेस। सारे के सारे मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट कौन से, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम इतने ज्यादा आपके पास हार्ड नहीं होते, वो इतने होते कि आप ऐसे उसे पनीर की तरह ऐसे कट कर लेते हो, तो वो ज्यादा हार्ड नहीं होते। इसमें नॉन मेटल कोई हार्ड नहीं होता, सिर्फ इकलौता डायमंड ऐसा है, और इकलौता डायमंड है भी तो कैसा है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन। जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपके पास नॉन, वो क्या होता है, डायमंड। ठीक है, तो एक नॉन मेटल जो कि आपके पास हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और एक्सेप्शन भी है, उसके अलावा सारे नॉन मेटल कैसे हैं, सारे नॉन मेटल सॉफ्ट में आते हैं, हार्ड नहीं आते। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी मतलब कि आप एक मेटल को कितना लेयर्स में बांध कर सकते हो। जैसे वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, जिसमें आप चपाती रैप करते हो, तो वो प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल की, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब कितना वो किस में, शीट्स में कवर हो सकता है। तो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी बिटन इनटू शीट्स। तो सारे के सारे मेटल हाईली मेलिएबल होते हैं। सबसे हाईएस्ट मेलिएबल कौन होता है, गोल्ड। एक्सेप्शन क्या है, जिंक, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये सारे आपके पास मेलिएबल नहीं होते। तो एक ओवरव्यू होना चाहिए आपके पास क्या क्या एक्सेप्शन है, अदरवाइज प्रॉपर्टीज आपके पास सारी वही है। नॉन मेलिएबल, ये तो बिल्कुल ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब आपके पास बहुत जल्दी टूट जाएंगे, जरा सा भी प्रेशर डाला टूट जाएंगे। ठीक है, अगला डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, वायर्स में, है ना। तो आपके पास डक्टाइल भी होते हैं मेटल, फिर से वही जिंक, आर्सेनिक और एंटीमनी को छोड़ के, ये डक्टाइल नहीं होते, सिर्फ एक कार्बन को थोड़ा बहुत छोड़ के। कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कौन एक्सेप्शन है, बिस्मथ और टंगस्टन, ये गुड कंडक्टर नहीं होते। इसमें बैड कंडक्टर है सारे के सारे, सिर्फ एक ग्रेफाइट को छोड़ के। ठीक है, ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़ के बाकी सारे बैड कंडक्टर, कोई कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, स्टेट सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। मरकरी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे मरकरी एक मेटल। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो कोई पूछे कि आपके पास नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, किस स्टेट में होते हैं, तो वो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं, गैस में भी होते हैं। ठीक है, डेंसिटी इनकी हाई होती है पोटेशियम और सोडियम को छोड़ के अगेन, और इनकी लो डेंसिटी होती है, पर क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला आज हम करेंगे, ये देखो नया टॉपिक, इसमें से भी आपके टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में। पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास दो चीजें हैं जिसका पीएच हम चेक करेंगे, एसिड, बेसिस। एसिड में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो जैसे ही पानी में डालते हो आप एसिड्स को, तो H पॉजिटिव आयन ना बहुत सारे रिलीज करते हैं। ठीक है, पीएच का स्केल देखो कहाँ से चलता है भाई, 0 से लेके 14। पीएच का स्केल कहाँ से चलेगा, 0 से लेके 14। और कलर कैसे चलेंगे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं,
ऊपर जो एसिडिक वाले हैं, एसिडिक वाले यानी कि बहुत ज्यादा क्रूर वाले, तो आपके पास ये कैसे होंगे, रेडिश वाली रेंज में जाएंगे। एसिड वाला कहाँ जाएगा, रेडिश वाली रेंज में। बेसिस कहाँ जाएंगे, ब्लू वाली रेंज में। और न्यूट्रल यानी कि कोई भी आपके पास ना एसिड ना बेस, वो कौन से कलर में जाता है, ग्रीन। और क्या होता है, सबसे न्यूट्रल कौन सा है, 7। जीरो वाली तरफ जाओगे तो मोस्ट एसिडिक, जीरो इज मोस्ट एसिडिक। और अगर 14 वाली टर्म में जाओगे तो ये क्या होगा, मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो बेसिक में आपको क्या क्या मिलता है, बेसिक में आपको जो डिटर्जेंट सोप्स ये होते हैं, ये सारे बेसिक होते हैं। फिर ब्लीच, और आपके पास लिक्विड ड्रेन क्लीनर, यानी कि ये सारी चीजें ना जो साफ सफाई करने के लिए होती हैं, वो किस में हो जाती है, बेसिक नेचर में। सी वाटर, प्योर वाटर, प्योर वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर का आपके पास क्या होता है, पीएच स्केल में, पीएच नंबर, पीएच जो आपके पास आपकी वैल्यू आएगी 7, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये पीएच के लिए, प्योर वाटर के लिए 7। मिल्क थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि थोड़ा एसिडिक होता है, क्योंकि आपको पता है मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, तो उसका आपके पास पीएच स्केल कितना जाता है, 6.5 से 6.8। और आगे बनानाज, एसिड रेन, एसिड रेन का कितना चला जाता है पीएच, 4.2 से 4.4। और आपके पास जो फिशेस होती हैं एक्वेटिक लाइफ, वो इस एसिड रेन के पानी यानी कि 4.2 के बाद अगर इतना ज्यादा एसिडिक हुआ तो वो मर जाएंगे। ठीक है, तभी एसिड रेन हमारे लिए भी और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था हमारे पास पीएच स्केल को देखने का। तो ऊपर एसिडिक, बीच में न्यूट्रल और लास्ट में बेसिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आज हम थोड़ा सा अभी पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियस एटम कैसे लिखें, देखो आपके न्यूक्लियस में जो कि बहुत स्मॉलेस्ट और डेंसेस्ट पार्ट है एक एटम का, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी कौन सी होती है, न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कोई आपसे पूछे तो कौन सी फोर्सेस होती है, न्यूक्लियर। और वीकेस्ट कौन सी होती है, वीकेस्ट होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। वीकेस्ट फोर्स होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और बाकी की दो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और आपके पास कौन सी होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अच्छा देखो, इसमें हम देखो क्या सीखने वाले हैं, जब भी कोई एलिमेंट होता है ना, ये मैंने ले लिया एलिमेंट क्या है, एल्यूमिनियम, नीचे आप क्या लिखते हो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने कोई ये एलिमेंट लिया, इसका एटॉमिक नंबर Z से शो करते हैं। और ऊपर मास नंबर किससे शो करते हैं, A से। ठीक है, अब ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रेजेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, इसे आप क्या बोलते हो, एटॉमिक नंबर। और मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनका एक कपल नेम भी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आपके पास एक तरीका है देखने का, कभी कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए, नीचे हमेशा क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ऊपर हमेशा क्या लिखा होता है, सर पे उसका मास नंबर। ठीक है, तो ये मास नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और नीचे आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, चलिए आगे चले। आगे आपके पास देखो, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना, जितने भी हमने पास्ट ईयर एनालाइज करें, रेडियो एक्टिविटी इनका फेमस, मतलब आप कह सकते हो कि इनको टॉपिक बहुत पसंद है, तो रेडियो एक्टिविटी से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रेडियो एक्टिविटी में अब हमारे पास दो प्रोसेसेस हम रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एक न्यूक्लियर फिजन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन मतलब टूटना, ठीक है, फिजन मतलब टूटना, और फ्यूजन मतलब मिक्स होना, एड अप होना। ठीक है, ये जुड़ना, इसको क्या देते हैं, जुड़ना। ठीक है, तो जब कोई हैवी न्यूक्लियाई, कोई भारी सी न्यूक्लियाई दो छोटी छोटी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो आपके पास हैवी न्यूक्लियस हो वो ब्रेक हो जाए दो लाइटर न्यूक्लियाई में, तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, न्यूक्लियर फिजन, यानी कि टूटना। ठीक है, किसका, न्यूक्लियस का, कौन सी वाली न्यूक्लियाई का, हैवी न्यूक्लियाई का छोटी लाइटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, इसमें क्या होती है, चेन रिएक्शन होती है, कैसे होती है,
अगर आपके पास एक न्यूट्रॉन आया, उसने उसको स्प्लिट कर दिया, फिर वो न्यूट्रॉन रुक नहीं रहा, उसके पास बहुत सारी एनर्जी है, फिर वो दोबारा किसी बड़ी वाली न्यूक्लियाई के साथ जाके उसमें स्प्लिट अप करवा देगा उसको दो में। तो एक ये चेन चलती रहती है, एक के बाद एक के बाद। ठीक है। हैवी न्यूक्लियाई इज बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन। बम्बार्डेड का मतलब बहुत तेजी एनर्जी से फेंकना, मतलब डालना उसको ताकि वो स्प्लिट हो जाए। किसको डालते हैं? न्यूट्रॉन्स को। कहाँ होते हैं ये? न्यूक्लियस के अंदर। वी हैव प्रॉपर मैकेनिज्म टू कंट्रोल फिजन रिएक्शन। देखो ध्यान से सुनना, आपके पास जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, हम यूरेनियम यूज करते हैं जो कि बाहर से मंगाना पड़ता है, और उस यूरेनियम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो किस प्रोसेस से होती है? न्यूक्लियर फिजन से। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल चीजों से हम अपने लिए कुछ नहीं हार्नेस कर सकते। तो कोई पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, हालांकि कोल से भी करते हैं, पर जो आपके पास रेडियो एक्टिव मटीरियल की वजह से हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बना पा रहे हैं, वो कौन सी प्रोसेस से? न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। तो ये कैसी रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिजन? एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। हमने ये ढूंढ लिया कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है। तो इसे बोलते हैं, ये कैसी रिएक्शन है तो चेन पर कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं है कि हमारे बस में नहीं है इसे रोकना, हम रोक सकते हैं इसको। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज ग्रेट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इसको डिस्पोजल में हमें प्रॉब्लम आती है। रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है, तभी हमें इंपोर्ट कराने पड़ते। अगला देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक और चीज होती है, आपने एटॉमिक बॉम्ब सुना होगा। एटॉमिक बॉम्ब में जो प्रोसेस होती है वो होती है न्यूक्लियर फिजन। और हाइड्रोजन बॉम्ब में कौन सी वाली प्रोसेस होती है? फ्यूजन। और सन में जो आपके पास इतना ज्यादा सन हीटेड अप है, उसमें भी कौन सी रिएक्शन चल रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। ये सन की भी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्यूजन। और सोचो, अगर आप इसको कंट्रोल कर पाओ तो हमारे पास एनर्जी क्राइसिस जो हो रहे हैं वो सॉल्व भी हो सकते हैं। पर एक इसकी आपके पास शॉर्टकमिंग है, वो कंट्रोल्ड रिएक्शन है पर इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे पास कोई अभी ऐसा चीज नहीं आई जिससे आप इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सको। ठीक है। तो आपके पास जब दो लाइट न्यूक्लियाई, दो छोटी न्यूक्लियाई, आप इसे फ्यूज करके एक बड़ी न्यूक्लियाई बनाओ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे हाइड्रोजन ले लो, एक और हाइड्रोजन ले लो, और आपने इसे फ्यूज करके एक बड़ी न्यूक्लियाई बना दी, हीलियम। ये कुछ एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है। इसमें चेन रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, और अगर आपके पास ये रिएक्शन है तो वो कैसी है? अनकंट्रोल्ड। ठीक है। तो आपके पास प्रॉपर मैकेनिज्म इसको कंट्रोल करने का अभी तक हम नहीं ढूंढ पाए। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको आपको पहले अपने आप माइंड में सोचना है, गेस करो, गलत हो सही हो, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, फिर आपको याद रहेगा मैंने गलत गेस किया था, अब मुझे सही बताना है। तो इन्होंने देखो रेडियो एक्टिविटी का ही फर्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप इन्होंने पूछा है कि क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ। क्यूरी किसकी यूनिट है? तो देखो, रेडियो एक्टिविटी, टेम्परेचर, हीट, एनर्जी। तो आपके पास क्यूरी किसकी होती है यूनिट? रेडियो एक्टिविटी की। ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है, जो क्यूरी होती है वो यूनिट किसकी है? रेडियो एक्टिविटी। यानी कि जैसे जो रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिव का मतलब देखो, इसमें हम और भी यूनिट देखते हैं क्यूरी के अलावा। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? इट रेफर टू द पार्टिकल्स विच आर एमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में से जब पार्टिकल निकलते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी, यानी कि उसकी ना न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, उसके अंदर से रेडिएशंस और मटेरियल्स निकलते जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल निकलने को आपके पास जब वो न्यूक्लियस स्टेबल ना हो, तो ऐसी चीजों को, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। किसने डिस्कवर करी थी? ये क्वेश्चन भी, डिस्कवरी के भी क्वेश्चन काफी पूछ रखे हैं टेरिटोरियल आर्मी में, आपके एग्जाम में। हेनरी बैकरल ने इसको क्या बताया था? डिस्कवर करा था रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। सन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ डिस्कवरर इंपॉर्टेंट है। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी। क्यूरी इसकी यूनिट है, पर एसआई नहीं है। एसआई यूनिट कौन सी है? एसआई यूनिट वही है जिन्होंने डिस्कवर करा था। एसआई यूनिट इसकी क्या है? बैकरल। ठीक है। और वन क्यूरी और बैकरल में क्या रिलेशन है? जस्ट आपको एक आइडिया हो कि क्यूरी यूनिट बहुत बड़ी है बैकरल से। कितनी बड़ी है? 37 इंटू 10⁹ इतनी बड़ी है। ये देखो, ये बैकरल और ये क्यूरी, ये एसआई नहीं है,
ये एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट छोटी है और क्यूरी एक बड़ी यूनिट। ठीक है, इतना हमने सीखा। ठीक है, क्यूरी क्या है? यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर करा? हेनरी बैकरल ने। और क्यूरी एक एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट कौन है? बैकरल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, इसको गेस करके देखो। गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि जो फ्रूट्स को पकाने के लिए यूज करी जाती है ना, वो कौन सी गैस है इसमें से? एसिटाइलिन, मिथेन, इथेन, ब्यूटेन। इसमें से आपको बतानी है कौन सी गैस ऐसी है जो कहते हैं ना कि ये तो आपके पास नेचुरल नहीं पके हुए जो फ्रूट्स वगैरह हैं, ये तो किसी ने आर्टिफिशियली लगा के, मतलब कहते हैं ना केमिकल्स लगा के बता दिए। तो ऐसा कौन सा इसमें से गैस होगी जो आपको आर्टिफिशियल राइपनिंग में हेल्प करता है? तो देखो, इसमें आपके पास आंसर आता है एसिटाइलिन। ठीक है, आगे इनमें से कोई भी नहीं। एसिटाइलिन आपके पास एक ऐसी गैस होती है जो आप किस में यूज करते हो? राइपनिंग के लिए यूज करते हो। मिथेन, ये कुछ आपके पास चीजें हैं, इसको भी पता होना चाहिए। मिथेन आपके पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सीएनजी का। सीएनजी देखते हो ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें जो मेन आपके पास कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? मिथेन। ऐसे ही जो एलपीजी होती है ना, जिसके गैस सिलेंडर होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें आपके पास मेन कंपोनेंट मिथेन होता है, और जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें आपके पास जो कंपोनेंट मेन होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके हो कि एसिटिलीन गैस जो तब लिबरेट होती है, ये इन्होंने थोड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है कि कैल्शियम कार्बाइड से, पर आपको ये एसिटिलीन पता है, वो भी बहुत है। आप आपके पास ये क्या यूज करते हैं, किस लिए करनी पड़ती है आर्टिफिशियल? ताकि वो फास्टर ग्रो ऑब्वियसली, और उसकी यूनिफॉर्म राइपनिंग हो, यानी कि हर जगह से, ये नहीं एक जगह से बढ़ जाए अच्छे से और दूसरी जगह से नहीं, तो यूनिफॉर्म होती है। तो इसमें आपके पास वो फ्रूट एडिबल होता है, आप खा सकते हो। हाँ, वो अच्छी तरह वॉश करना चाहिए, बट हाँ हम उसे खा सकते हैं। और न्यूट्रिशियस भी होता है, और इससे जो फ्रूट्स होते हैं वो आपको जल्दी पक के देंगे। अब देखो एक और चीज होती है, ये तो आर्टिफिशियल थी ना, एक नेचुरल भी प्रोसेस होती है जो प्लांट यूज करता है। प्लांट को भी तो चाहिए ना मेरे फ्रूट जो वो फटाफट से ग्रो, तो वो कौन से वाले आपके पास, किस गैस की वजह से आपके पास वो नेचुरल राइपनिंग देता है? वो देता है इथाइलिन। तो कोई आपसे पूछे ना नेचुरली प्लांट किससे करेगा, प्लांट के पास ऐसा क्या है कि वो नेचुरल अपने फ्रूट को ग्रो कराएगा? तो वो क्या यूज करता है? इथाइलिन। ठीक है, और आर्टिफिशियली एसिटिलीन। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दोबारा से रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है रेडियो एक्टिव मटीरियल से। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल से जहां आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, उसको पूरे के पूरे प्लांट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो कह रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ग्रेफाइट जो है वो कैसे यूज होता है? फ्यूल के रूप में, लुब्रिकेंट, यानी कि आपके पास जैसे ऑयल होता है ना, ऑयल यूज करते हैं ऑयल लुब्रिकेशन के लिए, उसके लिए। मॉडरेटर के लिए, मॉडरेटर यानी कि किसी चीज का बीच का पार्ट, मतलब उसे स्टेबल करने के लिए। इंसुलेटर, इंसुलेटर तो आप लोगों को पता ही है, जो कि चीज को कंडक्ट ना कर पाए, ऐसे यूज। तो आपको क्या लगता है इसमें किस तरह यूज होना चाहिए ग्रेफाइट? देखो, फ्यूल में होगा तो ग्रेफाइट ही, मतलब मेरे पास ऐसा मटेरियल हो गया जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा। फ्यूल तो कौन यूज होता है? रेडियो एक्टिव मटेरियल, यूरेनियम, ऐसे। ठीक है, फ्यूल तो यूज नहीं हो सकता। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट भी ऐसा नहीं है आपके पास, आपने देखा भी होगा ग्रेफाइट सॉलिड होता है, तो ऐसा नहीं है आप उसको ऑयल की तरह यूज कर लो। फिर मॉडरेटर, मॉडरेटर यूज होता है। मॉडरेटर कैसे यूज होता है? मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि जो प्रोसेस चल रही है न्यूक्लियर रिएक्टर में, कौन से चल रही है? न्यूक्लियर फिजन। इसी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हो। और ये कैसे रिएक्शन है? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। तो देखो, आपके पास क्या क्या काम करता है ग्रेफाइट? ये ग्रेफाइट ब्लॉक करता है या कंट्रोल करता है न्यूक्लियर रिएक्शन को। किस वे में? देखो, अब्जॉर्ब कर लेगा कुछ एनर्जी, कहाँ से? न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन बार बार रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या करते हैं हम, हमें जब कंट्रोल करनी होती है रिएक्शन को, तो ग्रेफाइट इंसर्ट कर देते हैं। वो क्या करता है? इन न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
दैट पास थ्रू देम और एब्जॉर्ब क्या क्या कर सकता है, गामा रेज और स्टोर देयर एनर्जी। तो बेसिकली आपको मॉडरेटर का काम करेगा। ऐसे होता है ना जैसे नहीं भड़कने नहीं है और ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो डैमेज हो सकता है वहां के लोगों को भी, ठीक है। तो इसके लिए मॉडरेटर के लिए क्या यूज करेंगे, ग्रेफाइट यूज करेंगे। ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉफ होता है, आप लोगों को पता है 3 एलोट्रॉफ होते हैं। एलोट्रॉफ मतलब डायमंड कार्बन के जो आपके पास एलोट्रॉफ होते हैं ना, 3 फॉर्म। कैसे कैसे, कौन कौन होते हैं कार्बन के, ये होता है आपके पास ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फुलेरन। बकमिंस्टर फुलेरन, ये बकी बॉल भी कहते हैं इसे। आपको पता है फुटबॉल में अगर मैं 60 कार्बन ले लूं तो आपके पास बकमिंस्टर फुलेरन बन जाता है। 60 कार्बन का आपके पास C60 बोलते हैं इसको। ये एलोट्रॉफ है कुछ कार्बन के, जिसमें से ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉफ है। और ग्रेफाइट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मैंने आपको बताया था मेटल्स में कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो ये नेचुरली अकरिंग क्रिस्टलाइन कार्बन है। नेटिव एलिमेंट मिनरल जो कि आपके पास मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक्स में मिलता है और एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है और विद वेरी लाइट प्रेशर आप इसे तोड़ सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। ये एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है ताकि आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा इनसाइट आपको हो इस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप ऐसा कौन सा है यूरेनियम का यूज इन एटॉमिक रिएक्टर्स, जो कि एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज होता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें आपके पास कौन सा ऐसा एटॉमिक आइसोटोप है, आइसोटोप उस फॉर्म को कहते हैं यूरेनियम की जिसमें आपके पास टॉप यानी कि एटॉमिक नंबर वो कैसे कैसे हो, वो अलग अलग हो, बेस सेम हो, ठीक है। तो इसमें आइसोटोप ऑफ यूरेनियम जो एटॉमिक रिएक्टर्स में, वही जो मैंने अभी आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बताया था, उसमें फ्यूल की तरह यूज होता है। कौन यूज होता है, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 एक ऐसा आपके पास एलिमेंट है, आइसोटोप है यूरेनियम का, जो कि आप फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। बहुत कॉस्टली होता है ये, और अभी 7% है सिर्फ आपके अर्थ में, तो काफी मारामारी चलती रहती है हमें इसको लेने देने के लिए। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन यूज होगा फ्यूल के लिए, यूरेनियम 235। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। ये एक रेयर आइसोटोप है, ये आपके पास सिर्फ 0.7% है नेचुरल यूरेनियम का जो एग्जिस्ट करता है। और आपके पास कितने इसमें प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, हालांकि आपको इतने इंफॉर्मेशन पर जस्ट कि आपको नॉलेज हो थोड़ी सी, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। हम आपके साथ ये रिएक्शन, ये जो पूरी पीपीटी है ये शेयर कर देंगे ताकि आपको इसका अगर रीडिंग करना हो तो अच्छे से सेटिस्फेक्शन हो आपको पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बायो से रिलेटेड है। नाइट्रोजन इन द इकोसिस्टम, जो नाइट्रोजन हमारे इकोसिस्टम में सर्कुलेट होती है वो किसकी हेल्प से हो सकती है, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। इसमें से कौन से वाला आपके पास आपको लगता है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट होती है हमारे नेचर में। ओके तो आप लोगों ने सोच लिया होगा। देखो इसका आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया राइजोपस एक नाम होता है, राइजोपस बैक्टीरिया, वो भी काफी फेमस है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं ना वो हमारी तरह जैसे हम ऑक्सीजन ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से अपने लिए अपने काम के लिए, वो प्लांट्स नहीं ले सकते। तो ये जो नाइट्रोजन जितनी भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ये बैक्टीरिया उनके लिए कहते हैं ना कि मतलब चमत्कार की तरह होता है। ये बैक्टीरिया उनको क्या करके देगा, कहता है कि चलो मैं कर देता हूँ ये काम आपका, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे सॉल्यूबल फॉर्म में प्लांट्स को प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये सर्कुलेशन पूरा हो पाता है नाइट्रोजन। तो ये बैक्टीरिया काम करते हैं। तो बैक्टीरिया आपके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है। और ये आपके पास कुछ अनदर इंफॉर्मेशन है, बट बिलीव मी आपके पास कुछ इतना ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं, पर हाँ ये है कि रैंडम क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेंगे।
आपके पास अगर आज किसी टॉपिक से रिलेटेड पूछा है तो दूसरी बार क्या पूछें क्या ना पूछें ये फिक्स नहीं है, बट जनरल नॉलेज का मतलब है आप कोई भी जनरल साइंस को थोरली अगर रीड कर लोगे, आपका पहले से साइंस बैकग्राउंड है तो आप बेनिफिट पक्का होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन्वेंशन से रिलेटेड। तो इसमें आपसे पूछा हुआ है हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन ओरल। ओरल आपको पता है पोलियो की वैक्सीनेशन जो बच्चों को दी जाती है ओरली दी जाती है, यानी कि माउथ के थ्रू लिक्विड में दी जाती है। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा महान इंसान है जिसने आपके पास पोलियो वैक्सीन ओरल इसको इंट्रोड्यूस इन्वेंट करा था? ठीक है, तो फर्स्ट नाम है आपके पास जोनस साल, फिर एल्बर्ट सबीन, और फिर बक होल्डर और रॉबर्ट कोच। देखें इसका आंसर आपके पास क्या है, आप लोगों ने अभी तक सोच लिया होगा। देखो इसको जो इन्वेंट किया है वो है एल्बर्ट सबीन। देखो अगर नहीं भी पता, कुछ चीजें हमें नहीं पता होती, पर फिर भी इससे हमें पता चल रहा है कि इन्वेंशंस आपको पढ़ के जाने हैं, जिस जिस चीज के भी इन्वेंशंस थे, डिस्कवरर थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका एल्बर्ट सबीन है। एक लाइव अटेनुएटेड यानी कि वीकेंड ओरल पोरल पोलियो वैक्सीन डेवलप की गई थी डॉक्टर एल्बर्ट सबीन ने, और फर्स्ट 1961 में यूज की। बाकी ये पोलियो से रिलेटेड है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी बनाई गई है, वो प्रोड्यूस होती है वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस स्ट्रेन से। ये बाकी की इंफॉर्मेशन आपके पास एडिटरी है, आप इसे रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है, ताकि आप उसे और ग्रो कर पाओ। ठीक है, आंसर आएगा हमारे पास एल्बर्ट सबीन। चलिए अगला करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिक फाइबर्स आर यूज्ड इन सीएटी स्कैन्स, एक्सरे फोटोज, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स और एंडोस्कोपी। ये आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको क्या लगता है इसमें किस में, मेडिकल फील्ड में है, ये सारी की सारी मेडिसिन के फील्ड में आपसे पूछा गया कि ऑप्टिक फाइबर्स को किस लिए यूज किया जाता है, सीएटी स्कैन्स में, एक्सरे फोटोज में, अल्ट्रासाउंड स्कैन्स में या एंडोस्कोपी में। देखो आपने कुछ कुछ इसके बारे में सुना होगा, एंडोस्कोपी आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, पर इसका आंसर आपके पास क्या है, एंडोस्कोपी। अभी तक हमने नहीं सुना तो अब हम पढ़ लेते हैं एंडोस्कोपी क्या होता है। देखो एंडोस्कोपी का मतलब क्या होता है, एंडोस्कोपी ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करती है टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ इनसाइड ऑफ द बॉडी। सपोज आपको किसी ह्यूमन बीइंग का ऑपरेशन करना है और आप हर जगह तो देखो पहुंच नहीं सकते, तो एक होल करके आप क्या करते हो, ऑप्टिकल फाइबर्स को सेंड करते हो, और ऑप्टिकल फाइबर इतने पतले और फ्लेक्सिबल होते हैं कि आपको लाइट अप करके देंगे इनसाइड बॉडी को, और फिर आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशन अच्छे से कर सकते हो बिना ज्यादा उसको काटे पीटे। मतलब आपको ज्यादा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसीजर्स मतलब ऑपरेशन नहीं करने की इतने ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल होता है ऑप्टिक फाइबर। डॉक्टर कैन इंसर्ट अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इन द बॉडी, और इसके अंदर क्या होता है, लाइट होती है, और इस लाइट की वजह से आपके पास वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है इंटरनल ऑर्गन से, और मैं उसे अच्छी तरह देख पाऊंगी। तो ये काफी हेल्पफुल होता है। और क्या यूज होता है इसका, और जो इंटरनेट केबल्स होते हैं ना, उसमें भी ऑप्टिक फाइबर्स यूज होते हैं ताकि सिग्नल बिना लॉस्ट हुए बहुत दूर दूर तक जा पाए। ठीक है, तो ये इसकी यूजेस है। एंडोस्कोपी का मतलब आपको पता चला कि इमेज इनसाइड ऑफ द बॉडी की प्रोड्यूस करना लाइट की हेल्प से, इसे आप क्या बोलते हो, एंडोस्कोपी। और ये इसमें क्या यूज होगा, ऑप्टिक फाइबर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हीलियम गैस is used in gas balloons instead of hydrogen gas because, कह रहे हीलियम गैस को क्यों यूज करते हैं आपके पास गैस बलून्स में इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। पहला कह रहे हैं कि हीलियम लाइटर है हाइड्रोजन से, फिर कह रहे हैं ये ज्यादा अबंडेंट है यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, फिर ये नॉन कंबस्टाइल है। नॉन कंबस्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो जलने वाला पदार्थ ना हो, ऐसा जल्दी से जले ना ऐसे, और ये मोर स्टेबल है। इनमें से आपको क्या लगता है? देखो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही चला जाना चाहिए, अगर आपको पता है ना थोड़ा सा भी टेबल के बारे में, हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट वाला एलिमेंट होता है ऊपर, सेकंड नंबर पे हीलियम आता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि हीलियम जो है वो लाइटर है हाइड्रोजन से, नहीं, हाइड्रोजन लाइटर गैस है हीलियम से, तो ये तो गलत है। मोर अबंडेंट देन हाइड्रोजन, तो ये भी आपके पास ट्रू नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास गैस जो होती है वो ज्यादा प्रेवेलेंट है, जहां पे भी देख लो ग्लूकोज में कहीं पे भी हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा।
नॉन कंबस्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है। एक जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हीलियम का आपके पास प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो नॉन कंबस्टाइल है। ऐसा नहीं कि आपको कोई डरने की जरूरत है। और आपको पता है हाइड्रोजन तो फ्यूल के रूप में भी यूज होता है। रॉकेट में जो फ्यूल यूज होता है वो कौन सा फ्यूल यूज होता है? हाइड्रोजन। तो आपके पास ये एक ऐसी गैस है हीलियम वाली जो नॉन कंबस्टाइल है, यानी कि जलने वगैरह का आपके पास कोई मटेरियल नहीं है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये सही करेक्ट ऑप्शन है। तो दोनों के दोनों लिफ्ट गैसेस में यूज होते हैं। लिफ्ट यानी कि ऊपर जब आपको अपलिफ्टमेंट देनी होती है। हीलियम ट्वाइस हैवी है हाइड्रोजन से, तो वो वाला तो ऑप्शन बिल्कुल गलत था। हीलियम सेकंड लाइटेस्ट गैस है, ये ट्रू है, ठीक है। और मेजर एडवांटेज क्या है कि वो क्या है? नॉन कंबस्टाइल। हीलियम और गैस से भी जाना जाता है। आपको पता होगा नोबल गैसेस नाम का एक पीरियोडिक टेबल में एक कॉलम होता है ना। तो हीलियम क्या है? एक नोबल गैस या इनर्ट गैस या अनरिएक्टिव गैस जो रिएक्ट नहीं करती किसी चीज, ठीक है। तो ये आपके पास कैसी है? इज इनर्ट सो नॉन फ्लेमेबल। जब वो रिएक्ट नहीं करते किसी चीज से तो जलेगी क्यों? कंबस्टाइल क्यों होगी, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन आपके पास देखो ऐसे लिखा जाता है, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका मास नंबर भी 1, ठीक है। हीलियम, हीलियम कैसे लिखा जाता है? हीलियम लिखा जाता है एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर आपके पास कैसे लिखा जाता है? 4, ठीक है। ये आपके पास हीलियम और हाइड्रोजन में थोड़ा सा डिफरेंशिएट बता रखा है कि क्या क्या आपके पास कैसे कैसे मिल जाती है। ये एक और चीज, ये मोनो एटॉमिक गैस होती है। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, ये अकेले अकेले रह लेते हैं। इनको किसी से अपनी बाउंडेशन करने का, बॉन्ड बनाने का कोई शौक नहीं होता, क्योंकि ये अनरिएक्टिव गैसेस होती है, नोबल गैसेस है, किसी से आलतू फालतू बंदों से नहीं मिलती। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? डायटोमिक गैस, यानी कि जब आप इसे ढूंढोगे नेचुरल एनवायरनमेंट में तो वो H2 की फॉर्म में मिलेगी। डाई मतलब डबल, ठीक है। तो ये कैसी है? डायटोमिक गैस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स अक्कर इन लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर इन द स्किन ऑफ। जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं यानी कि पसीना लाने वाली ग्लैंड्स, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होती है ज्यादा अमाउंट नंबर में? फोरहेड, आर्मपिट्स, बैक या पाम ऑफ द हैंड? तो ये हम नेचुरल अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा? आर्मपिट्स, ठीक है। तो ये स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो सादा नंबर में कहाँ प्रेजेंट होती है? आर्मपिट्स में, ठीक है। चलिए थोड़ी इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए इसमें स्वेट ग्लैंड या सेबाशियस ग्लैंड एक स्किन में एलिमिनेट करती है अनवांटेड सब्सटेंसेस को। कैसे? अनवांटेड सिक्रेशन कौन कौन सी? NaCl होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, कुछ अमाउंट में यूरिया होता है। और आपको पता है स्वेटिंग के बाद आपका टेम्परेचर भी रेगुलेट रहता है, यानी कि अगर आप किसी फैन के नीचे जाओ स्वेट कर रहे हो तो आपको एवोपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट भी आता है ना। तो ये आपके पास कुछ इनकी जो आपके पास क्या क्या एलिमिनेट कर रहा है वो बता रहे हैं कि ये स्टेरॉयल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस, ये सारी चीजें सेबाशियस ग्लैंड्स आपको एक्सक्रिएट करने में, बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इट्स गुड टू स्मेल स्वेट बिकॉज आपके पास जो सब्सटेंसेस होंगे जो हमारे अनयूजफुल हैं वो निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ब्लड ग्रुपिंग वाज डिस्कवर्ड बाय। आपसे पूछा जा रहा है फिर से डिस्कवरर के बारे में। ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर करी थी? विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टेनर, रॉबर्ट कॉच और लुइस पेस्चर? क्या लगता है आपको क्या आंसर होना चाहिए इसका? किसने ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर करी होगी इसमें से? इसमें से जिसने डिस्कवरर थे वो हमारे पास हैं ये सेकंड नंबर वाले, कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। इन्होंने ब्लड ग्रुपिंग जो थी वो डिस्कवर करी थी, ठीक है। 1901 में प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस या फिर जो RBC रेड ब्लड सेल्स में होती है उसके बेसिस पे आपने इसने डिस्कवर करके दी थी, ठीक है। बाकी इसकी इंफॉर्मेशन है आपके पास, आप रीड कर सकते हैं, आपके साथ PPT शेयर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। ये तो NCERT का क्वेश्चन है, हमने बेसिक बेसिक जो हमने चीजें पढ़ी है कि उसे कहाँ पे कैप्ट करना चाहिए। ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी आता था NCERT में, अभी भी पूछ लेते हैं कि क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं और कहाँ रखते हैं। तो देखो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे रखना चाहिए सोडियम मेटल? अंडर वाटर, अंडर अल्कोहल, अंडर पेट्रोल या अंडर कैरोसिन?
सोडियम मेटल को रखा जाता है अंडर केरोसिन, क्योंकि बाकी सारी चीजों से ये रिएक्ट कर जाता है, हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, तो हम नहीं चाहते ये रिएक्ट करे, तो इसलिए हम इसको कहाँ रखते हैं, केरोसिन के अंदर। केरोसिन में क्यों रखते हैं, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट से इसका जो एक्सपोजर है वो कट रहे, क्योंकि ये जैसे ही अगर मैं एटमोस्फेयर में ले आई तो ये फायर भी कैच कर लेता है, क्यों, क्योंकि बहुत हाईली रिएक्टिव है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये आपके पास है सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, आपने देखा था सेकेंड हाईली रिएक्टिव मेटल था। इट एक्ट्स विग्रसली, विग्रसली यानी कि बहुत तेजी से, ऑक्सीजन से, अल्कोहल से, पेट्रोल से, वाटर से, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए आपके पास जो बेस्ट मटेरियल है जिसके अंदर आप इसे रखते हो ताकि ये रिएक्ट ना करे, वो क्या है, केरोसिन। ठीक है, फाइन। इसका सिंबल Na है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन। इसे अल्कली मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आपके पास कहाँ पे होता है, ग्रुप 1, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 में। ठीक है, चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन। आप सोलर पैनल्स देखते हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा आपके पास फ्रीक्वेंट हो गया है, काफी जगह आपको देखने को मिलता है। सोलर पैनल्स में जो सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है, उसमें उसके कन्वर्जन में कौन से वाला एलिमेंट इनमें से आपको लगता है जो यूज होता होगा। ठीक है, अगर आपको साइंस बैकग्राउंड से तो आपको पक्का पता होगा, ये जो सोलर पैनल है इसमें एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड यूज होती है, और पीएन जंक्शन डायोड के लिए कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम, है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका, सिलिकॉन। ठीक है, ना बेरिलियम, ना टैंटलम, ना ये अल्ट्रा प्योर कार्बन, कौन सा यूज होता है, सिलिकॉन। ओके, तो ये आपको कुछ बता रखा है, सिलिकॉन यूज होता है। अगर आप इसे देखें तो एक ब्लैक सरफेस मोर एब्जॉर्ब, ये सोलर एनर्जी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता रखी है। और सोलर सेल्स बनाने के लिए आप किसको यूज करते हो, सिलिकॉन को। तो पीएन जंक्शन डायोड का कनेक्शन बनाने के लिए आप किसको यूज करते हो, सिल्वर को, तभी ये कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए आप इसे सिल्वर को इसके कनेक्शन के लिए यूज करते हो। चलिए, और मार्स ऑर्बिटर ऐसी स्पेस प्रॉब्स में सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि आप उसको फ्यूल अप करने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए एनर्जी जो यूज करते हो वो सोलर एनर्जी यूज। और ये क्वेश्चन अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के इक्वल होना चाहिए, क्या लगता है आपको, 1 2 3 4, ये तो आपको पक्का पता होना चाहिए, हमने स्टार्टिंग में करा है। तो 1 हॉर्स पावर इज फर्स्ट 736 वोट, सेकेंड 746 वोट्स, फिर 748 या 756। तो हमारा 1 हॉर्स पावर क्या था, 746 वॉट्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में हम इसमें पावर की यूनिट इसको यूज करते हैं, 746 वॉट्स पावर की यूनिट है ये। और ये कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर, वर्क एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी वॉट 1 जूल पर सेकेंड, ये इसकी कुछ और यूनिट्स हैं, अगर आपसे पूछ लेते हैं तो। देखो पावर का फॉर्मूला ना ये होता है एनर्जी बाय टाइम, तो चाहे आप इसे जूल पर सेकेंड लिखो, हालांकि इतने टेक्निकल टर्म्स में टेरिटोरियल आर्मी वाला एग्जाम नहीं पूछा जाता। ठीक है, देखिए तो आपके पास ये आपके पास हमने हॉर्स पावर का क्वेश्चन करा है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे हमारी जीएस की सीरीज को। बाकी और इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास एनालिसिस पेपर का है और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप लीडिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद। मैं मेजर सुनील डागर फ्रॉम लीड एकेडमी। हमारे पास एक दमदार